आप सभी का फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस सेशन में हम जान रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय में किन-किन कौन-कौन सी यहाँ पे घटनाएँ हुई थी, क्या-क्या चीज़ें हुई थी, उसी सापेक्ष में हमने उन चीज़ों को देखा है। और ये जो सेशन अभी जो पीडीएफ खुली हुई है, इसमें हम जान रहे हैं कि उत्तराखंड में स्थायी राजधानी के संबंध में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक हो गया? तो इसी में हम जानते हैं, देखिए कि गैरसैंण के पक्ष में इन चीज़ों को हमने देख लिया था। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। 1 अक्टूबर 2000 में इस मुद्दे पर एक उत्तराखंड संयुक्त राज्य समिति की ये एक जो है देहरादून में एक खबरदार ये रैली भी हुई थी। ठीक हो गया? ये भी मैंने आपको अभी समझा दिया था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये नीचे का ये जो पैराग्राफ है 2004 का वाकया है में बाबा मोहन सिंह उत्तराखंड गैरसैंण सहित 13 स्थानों में कहीं भी राजधानी की स्थापना व कई मुद्दों को लेकर 38 दिन के आमरण अनशन पर ये बैठ गए थे और 8 अगस्त 2004 को ठीक है, ये बेनी ताल में ये शहीद भी हो गए। ठीक है, तो ये उस समय की बहुत महत्वपूर्ण जो घटना थी और उस समय के जामों में ये लगातार आई है। कभी अगर भविष्य में भी दी जा सकती है, तो इसलिए ध्यान में ये भी रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है पूछा जा सकता है। बाबा मोहन उत्तराखंडी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इन्होंने 13 स्थानों में कहीं भी उत्तराखंड की राजधानी का आप वो स्थापना करो और कई और मुद्दों को लेकर ये अनशन पर ये बैठे थे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम ये स्लाइड है, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर। अच्छा, जब तक आप लोग मुझे बताओगे आंसर कि ये कौशिक समिति का जो गठन हुआ था, किस लिए हुआ था, मैं बढ़ता हूँ आगे को। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक में राजधानी के लिए गैरसैंण को ही सही बताया है। यह भी कभी भविष्य में पूछा जा सकता है कि किसकी इस बुक में और किस राजधानी की को उपयुक्त बताया गया है। ठीक है, तो गैरसैंण का नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान में आप सभी को रखना पड़ेगा। तो बाकी लोग अपने अपने आंसर दीजिए सभी लोग। आगे मैं बढ़ूंगा। 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया। ये इंपोर्टेंट है, आ सकता है सवाल में। 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने, ठीक है, एक स्थायी राजधानी यानी कि स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन भी इन्होंने कर दिया। और उसके बाद में क्या होता है उसकी रूपरेखा को हम जानते हैं। अब इस गठन के लिए बाद में क्या होने वाला था, तो कुछ ही समय के लिए बाद में ये क्या होता है कि ये जो आयोग है भंग हो जाने के बाद में नवंबर 2000 को कांग्रेस सरकार ने इसको फिर से जिंदा किया। ठीक है, और 1 फरवरी 2003 में आयोग के अध्यक्ष जिनकी नियुक्ति हुई थी वो थे जस्टिस यानी कि न्यायाधीश वीरेंद्र दीक्षित। ठीक है, जिन्होंने 17 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 5 सालों के बाद। इस रिपोर्ट में कई समस्याओं को गिनाकर गैरसैंण को खारिज कर दिया गया था कि नहीं, गैरसैंण मतलब कि वो सही नहीं है। और देहरादून को ही स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश भी कर दी गई थी। क्या तब ये भी करना है कि ये भी ज्ञात हो कि ये आयोग का जो टोटल जो कार्यकाल था वो 11 बार जो है बढ़ाया गया था। ठीक हो गया? तो लेकिन फिर भी फाइनली इन्होंने देहरादून को ही स्थायी राजधानी के रूप में सिफारिश दी थी। यह भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ये जरूरी है। तो दीक्षित आयोग जो इनका पूरा नाम था जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। तो ये आप पूछा जा सकता है कि अब दीक्षित आयोग किससे संबंधित है। तो दीक्षित वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया, यानी कि ये स्थायी राजधानी के चयन से संबंधित है। ठीक है, और दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में राजधानी हेतु धरने प्रदर्शन का क्रम वो शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि गैरसैंण को ही बनाया जाए, इस पर यह आंदोलन शुरू हो गया। अब राजधानी विवाद को विराम देते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा जी ने गैरसैंण में मंत्री परिषद की बैठक उन्होंने आयोजित करने का फैसला लिया। बैठक भी हुई और विधान भवन बनाने का निर्णय भी वहां पर लिया गया। ठीक हो गया, और इसी क्रम में हम देखेंगे तो वहां पर कुछ शिलान्यास भी होने वाला था। क्या होने वाला था? 14 जनवरी 2013 में मुख्यमंत्री ये जो थे बहुगुणा जी ने भराड़ी श्रेणी में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास भी किया। और जबकि 9 नवंबर 2013 में भराड़ी श्रेणी में भूमि भूमि का ये पूजन कर और वहां पर
द्वितीय विधानसभा का निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वहां पर कब से ये कार्य शुरू हुआ था, 9 नवंबर 2013 को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, कभी भी आगे पूछा जा सकता है। तो ये था इसका बेसमेंट। ठीक है, और बाकी चीजें मैंने जो पहले सेशन में आप लोगों को सब कुछ बता दिया था कि जो द्वितीय विधानसभा है, अब उसका नाम जो है क्या रखा गया है। अब आप लोगों से मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले सेशन में इस द्वितीय ये विधानसभा का नाम जो रखा गया कुछ, उस भवन का नाम रखा गया कुछ, वो क्या है, ये मैंने आप लोगों को सबसे पहले वाले सेशन में आई थिंक मैंने समझाया था। अब जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे नाम बताइए, जब तक मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। देखिए, इस जो लास्ट के सेशन में हमने ये टॉपिक देखा था, ये चंद राजवंश के संबंध में, तो उनकी कुछ व्यवस्थाओं को एक समराइज रूप में आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, और इनसे कई बार सवाल दिए जाते हैं। अभी हाल ही के एग्जामों में 2-3 सवाल आए भी हैं, वो कौन कौन से हैं बताऊंगा मैं आपको। तो पहले हम इसको शुरुआत कर लेते हैं, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि चंद वंश की स्थापना जो है, जो भी कहाँ से हुई थी, उसका बेसमेंट कहाँ से था। ठीक हो गया, तो उसी की एक ये रूपरेखा है, बाकी चीजों को मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा। तो इनको सत्ता जो है कत्तुलियों से प्राप्त हुई थी। ठीक है, पहला बेसमेंट तो यही था, यानी कि भाई जिससे सत्ता जो है प्राप्त होती है ना, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हीं के अनुरूप ही चलाई जाती हैं। ठीक हो गया, नई चीजें करने में समय लगता है। तो यानी कि चंद वंश की व्यवस्था में कत्तूरी प्रशासन का बहुत बड़ा प्रभाव था। यह भी कभी आपसे भविष्य में पूछा जाएगा कि सत्ता कहाँ से प्राप्त हुई थी और इनके प्रशासन में किन का प्रभाव था, तो कत्तूरियों का ही प्रभाव था। फिर धीरे धीरे समय के साथ में थोड़े बहुत ये इसमें यहाँ हुए थे परिवर्तन। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में ये रखेगा, और इसके साथ साथ में और किन किन चीजों का प्रभाव इनके प्रशासन में पड़ता है। ठीक है, तो इनके प्रशासन में मुगलों का प्रशासन का प्रभाव भी देखने को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि कि चंद वंश के जो शासक थे बहुत सारे, वो मुगलों के समकालीन हुआ करते थे। ठीक है ना, और उसके बाद में डोडी यानी कि नेपाल, तो नेपाल से भी इनके संबंध जो है माने जाते हैं। तो नेपाल का भी इन पर जो है, इनकी व्यवस्था पर थोड़ा बहुत जो प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छे से सीख लीजिए। और जनरली कहा जाता है कि चंद वंश का राज की जो ये चिन्ह है, ठीक हो गया, ये जो है इतिहासकार बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि इनके राज की वो चिन्ह है, वो कटार का ये मूंठ है। ठीक है, तो ये कटार का मतलब होता है तलवार, यानी कि वो तलवार की जो अवधारी होती है ना, उसको राज की वो चिन्ह के रूप में मान्यता वो दी गई है। ऐसा इतिहासकारों का जो है, जो ये मतलब इतिहास में ऐसा कहना है, विवेचना उनकी है ऐसी। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से सीखते चलो। अब इस व्यवस्था में हम जानते हैं कि सर्वोपरि जो है, जो कौन होता है, अच्छे से इसको आप लोग सीखिएगा, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट है। तो राजा जो होता है, ये संपूर्ण प्रशासन की धुरी है, यानी कि इसी के अधीन में सारा काम मतलब कि होना है। ठीक है, और ये प्रधान न्यायाधीश भी है, सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और संपूर्ण भूमि जो होती थी राजा के जो साम्राज्य में, वो सभी राजा के अधीन हुआ करती थी। ये बिना राजा की सहमति से कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, और राजा चाहे तो उस भूमि पर कुछ भी कर सकता था। ठीक है ना, और इसी क्रम में हम आगे आते हैं। तो ये सवाल कई बार आगे हाल ही के एग्जामों में आया था, गुंट भूमि ये क्या है। ठीक है ना, तो कुछ लोगों को अगर मालूम है तो इसका आंसर दें, मैं बढ़ता हूँ, तब तक इन दोनों को समझाता हूँ। तो वैसे ही ये गुंट भूमि है, संकल्प ये भूमि है, और एक है रौत भूमि। ठीक है, तो संकल्प और रौत लमसम एक ही प्रकार की ये मतलब के भूमिया हैं, जो कि जनरली क्या है कि बहादुरी, यानी कि उनके साम्राज्य में, राजा के साम्राज्य में जो लोग अच्छा बहादुरी की जैसा जो लोग काम जो लोग करते थे, यानी कि जो लोग बहादुर हुआ करते थे या कुछ बहादुरी वाला काम करते थे, उनको राजा जो है भूमि दान देता था। उस भूमि को रौत कहा जाता था। ठीक है, रौत ये भी आ सकता है। और जो मेरा आपसे सवाल है, ये गुण ये भूमि से संबंधित है। तो देखता हूँ कि आप लोगों में से किसने सवाल का सही आंसर दिया है। ठीक है, अनिल जी का सही आंसर है।
तो राजा जो है गुष्ट भूमि का, यानी कि जो गुष्ट भूमि है, ये धार्मिक कार्यों के लिए या मंदिरों के लिए जो भूमि दान में देता था उसे गुष्ट भूमि कहा जाता है। ये हाल ही के लोग पीछे इसके एग्जाम में आया भी था, ठीक है ना। तो अब अच्छे से इसको समझ लो, बहुत बाकी मैंने और समझा दिया। राजा के बाद में किसका पद होता था? युवराज का, ठीक है। अब ये क्या क्या कर सकता था? तो ये जनरली क्या होता था, राजा का ज्येष्ठ यानी कि बड़ा बेटा ही युवराज की गद्दी पर बैठता था, ठीक हो गया। और युवराज के नाम के साथ में जनरली बहुत सारे जो शासक हैं वो जो कुंवर या गोसाई जैसा उपनाम लगाया करते थे, ठीक है। और राजा के ये द्वारा रौंत जो भूमि दी जाती थी, तो रौंत भूमि मैंने अभी आपको समझाया कि जो लोग बहादुरी भरा काम करते थे उनको राजा जो है भूमि दान देता था, और उस भूमि को रौंत कहा जाता था। तो उसका ये प्रथम गवाह कौन होता था? यही युवराज ही होता था। उसके समक्ष ही वो भूमि किसी को दान में दी जाती थी। जैसे अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो जो बहादुरी का काम करते हैं उन्हें राष्ट्रपति मेडल देता है, ठीक हो गया। तो ऐसा ही कुछ इस समय भी मतलब कि हुआ करता था, तो ये चीजें दी जाती थी, ठीक है। तो इसका उल्लेख या फिर कौन कौन से राजा थे जिन्होंने ऐसा काम किया था? तो युवराज भी भूमि दान ये देता था। तो उस समय किन किन युवराजों ने भूमि को दान में दिया था? तो उनके नाम कुछ है, पर्वत चंद है, रतन चंद है, तेमल चंद है, ठीक हो गया। ये नाम कभी कभी आ सकते हैं। अब इनके अंडर में कौन होती थी? राजा के अंडर में मंत्री या मंत्री परिषद हुआ करती थी, ठीक है। हालांकि इनका काम क्या है भाई? इनका काम है ये परामर्शदाताओं का एक समूह हुआ करती थी। जरूरी नहीं है कि राजा इनकी बात मान ले, बस इनसे वो राय लेता था। तो इसी को मंत्री ये परिषद या मंत्री का समूह भी कहा जाता है। जैसे अभी वर्तमान में भी कैबिनेट होती है, ठीक है, उसी प्रकार का ये उस समय हुआ करता था। और इसमें इस समय में इस कैबिनेट में कौन कौन लोग हुआ करते थे? सिर्फ दो लोग जो बेसिक रूप से हुआ करते थे, ये मेहरा और फरत्याल। यही यही राज्य के मुख्य स्तंभ माने जाते थे मंत्री परिषद के, और इन्हीं की ही देन थी कि अंत में गोरखाओं का शासन जो हुआ ये लागू हुआ। मतलब ये हिडन रूप में ये लोग थे। कैसे थे? अब मैंने देखो आप लोगों को सभी को चंद्र राजवंश के समय या इतिहास के बारे में जानकारी आप सभी को दी थी। मैंने आपको ये बताया था ना कि वो चंद के समय में क्या होता था। दीपचंद के समय में जो ये चंद्रवंश का शासक था, इस समय ये मेहरा और फरथाल लोगों का एक कब्जा मतलब कि धीरे धीरे हो रहा था। यानी कि ये इतने हावी हो चुके थे कि अगर इनको कोई कमजोर चंद शासक अगर मिलता था तो उन पर ये हावी हो जाते थे, और ये मनमर्जी का काम ये क्या करते थे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति जो है दीपचंद के समय में हुई, और ये हावी होने लगी और शासन व्यवस्था चरमरा गई, और वो शासन को संभाल ना सका। तो उनका एक एक जो मिनिस्टर था, उसी का नाम था हर्षदेव जोशी, ठीक हो गया। तो अब होता क्या है कि ये मेहरा हड़ताल लोगों ने अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये मोहन सिंह रौतेला को शासक जो है बनवा देते हैं, ठीक है। यानी कि अब उस समय इन्हीं का प्रभाव इतना ज्यादा था, तो ये मोहन सिंह रौतेला को ये बना देते हैं कुमाऊं का शासक, जो कि मोहन चंद के नाम से वो शासन जो करने के लिए बैठ जाता है। तो अब क्या होता है, अब दीपचंद और दीपचंद का जो ये मंत्री था हर्षदेव जोशी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या क्या किया वो सारी कहानी मैंने आप लोगों को समझा रखी है। उसके बाद ही जो है गोरखाओं का शासन बाद में गोरखा आते हैं और उनका शासन जो होता है लागू होता है, ठीक हो गया। तो मैं अब इस वाले पॉइंट पे वापस आता हूँ। तो ये मंत्रिपरिषद में ये दो लोग थे, और इन्हीं का ही प्रभुत्व जो था वो सर्वोपरि माना जाता था, और यही मुख्य राज्य के मुख्य स्तंभ भी माने जाते थे, जिनकी वजह से बाद में चंद्रवंश की ये व्यवस्था थी वो चमरा गई, ठीक है। ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि दीवान वो बख्शी का जो ये पद हुआ करता था ना, ये वंशानुगत होता था। यानी कि अगर दीवान का बेटा है तो दीवान का बेटा दीवान ही बनेगा, बख्शी का बेटा बख्शी ही बनेगा। तो ये दो पद ऐसे हुआ करते थे वंशानुगत। कभी इतिहास में सवाल आपसे पूछेगा तो इन दो पदों को ध्यान में ये रखिएगा। आप देखते हैं कि दीवान से छोटे कौन होते थे? दीवान से छोटे होते थे मंत्री और सचिव, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मंत्री और सचिव इससे छोटे होते थे, ठीक है। अब इन्हें वेतन की एवज में भूमि भूमि जो है दी जाती थी, पैसा वैसा दिया नहीं जाता था। उस समय की ऐसी परिस्थितियां थी, ठीक है, कि सबको कुछ सामान या भूमि मतलब कि उनकी सैलरी के एवज में, वेतन के एवज में दिया जाता था। ये भी महत्वपूर्ण ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। केवल अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा था भारतीय इतिहास में जिसने नगद वेतन की रूपरेखा को लागू किया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है प्रांतीय प्रशासन को देख लेते हैं। अभी हमने केंद्रीय स्वरूप को देखा है, अब यहाँ प्रांतों को भी देख लेते हैं क्या क्या है भाई यहाँ पे। अब ठीक है,
तो प्रांतीय प्रशासन की हम बात करें तो राज्य का विभाजन, अब अच्छे से समझो, मान लो ये राज्य है, अब इस राज्य का ये विभाजन का तरीका क्या होगा, कौन कौन लोग होंगे, क्या होगा, अच्छे से समझो उसको। तो राज्य का विभाजन जो है ये मंडल, देव या परगने या गरखे और ग्रामों में होता था। ठीक हो गया, बस ये अभी वन बाय वन आगे आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं दो प्रकार के ये मंडलों के रूप में, दो प्रकार के मंडल हुआ करते थे उस समय। ठीक है, एक होता था सामंत के द्वारा संचालित मंडल, दूसरा राजा के द्वारा शासित ये मंडल। अब सामंत कौन होते थे, राजा कौन होता था। ठीक है, राजा मालूम है कौन होता था। ठीक है, अब सामंत कौन है ये जान लो। जैसे राजा ने, मान लीजिए ये राजा का ये क्षेत्र है, राजा ने मान लो इस गढ़ी को जीत लिया, इस राजा को हरा के इस गढ़ी को जीत लिया मान लीजिए, और या फिर इस गढ़ी को भी जीत लिया मान लीजिए। तो इस गढ़ी के जो शासक होते थे या ये कुमार होते थे, इन्हीं को अपने अधीन करके और उन्हीं को बना देते थे सामंत, कि भाई तुम ये दो मंडल हैं, अब इन मंडलों को तुम देखोगे और तुम हमारे अधीन काम करोगे, और कहलाओगे क्या, भाई तुम तो हार गए हमसे, ठीक है, राजा तो हम ही हैं, तो अब क्या कहलाओगे, अब तुम कहलाओगे सामंत। ठीक है, सभी को साफ है, साफ है, क्लियर है। तो ये तो ऐसे वाले जो मंडल हुआ करते थे, ये जो है सामंत के अधीन वाले मंडल हुए। और बाकी जो क्षेत्र पे जो पहले से ही राजा था, तो उसे राजा शासित मंडल कहा जाता था। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट ये, यस और नो बताओ जल्दी से मुझे। अब हम आप बढ़ेंगे आगे की ओर। तो ये मंडल जो है ये बेसिकली जो है ये परगने के रूप में ये क्या होता था, बाद में ये विभाजित होता था। ठीक है, तो उसके बीच में एक नाम आता है ये देश। तो कभी कभी इतिहासकार ये बोलते हैं कि ये मंडल भी देशों के रूप में विभाजित होता था, फिर परगना, परगने के अधीन में होते थे ये गरखो, और सबसे छोटी जो इकाई होती थी जो कि वर्तमान में आज भी है शासन व्यवस्था में, ये ग्राम है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देखो। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट पे आता हूँ। चलिए आगे में हम बढ़ूंगा, तो आप देखिए अब यहाँ पे मंडल दो ये प्रकार के होगा। ठीक है, अब मंडलों का विभाजन भी अब किस रूप में होगा, वो देश के रूप में होता है। ठीक है, अब जैसे ये तल्ला देश, मल्ला देश और खड़क देश और ये माल देश। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको अब मैंने समझाया कि मंडल तो आप लोगों ने मालूम चल गया, एक राजा शासित हो गया मंडल, एक हो गया सामंत शासित मंडल। अब उन मंडलों में भी देश देश के रूप में बंटवारा होता था, जो कि इन नामों से होता था, तल्ला देश, मल्ला देश, आदि देश, ये देश। ठीक हो गया। अब इसमें क्या क्या होता था, अब देखो अच्छे से। तो वो केवल देश के रूप में विभाजन था, उनका जो संचालन था वो मंडलों के अधीन ही हुआ करता था। अब बेसिक रूप से हम जानेंगे कि मंडलों से नीचे दो प्रकार के परगने भी हुआ करते थे। ठीक है, ये देश भी होते थे, लेकिन इनके नीचे जो परगने भी हुआ करते थे। अब वो परगने कौन कौन से होते थे देखो। तो पहला जो जो परगना होता था वो नागरिक अधिकारी के अधीन होता था। ठीक है, जिसे सीकदार कहा जाता था। और दूसरा जो ये परगना होता था ये सैनिक अधिकारी के अधीन में ये होता था। दो प्रकार के ये परगने होते थे, आप लोगों को मैंने समझा दिया। ठीक है, अब सीकदार जो नागरिक अधिकारी के अधीन जो होता था ये परगना, तो उसमें जो सीकदार होता था, अब ये सीकदार का क्या काम था, तो ये राजस्व एकत्र ये करता था नगद ये ग्रामों से, तो वो सीकदार ही था। ठीक हो गया, ये पॉइंट ध्यान में ये रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राजस्व जब एकत्र हो जाएगा सीकदार, तो अब उसको रखेगा कौन, और उसको रखने के लिए भंडारों, ये भंडार बनाए जाते थे, और उस भंडार को देखने के लिए एक पोस्ट होती थी भंडारी, जो कि अब सरनेम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये भंडारी जो थे ये राजस्व को रखने का, देख रेख करने का काम करते थे भंडार में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बढ़ेंगे। तो ये तो राजस्व के लिए ये भंडारों का निर्माण होता था। आगे बढ़ते हैं, तो अनाज को आप जो अनाज, आप क्या कि अनाजों के लिए भी भंडार हुआ करते थे उस समय। तो अनाजों को उस भंडार से राजा तक ये पहुंचाने का काम कौन करते थे, ये कहते थे कैनी, जो कि खास जाति से संबंधित थे। ठीक है, इनको कैनी कहा जाता था। इनका काम ही यही होता था कि भाई ये अनाज के भंडारों से राजा के पास ये जो है जो अनाज को ले जाना पहुंचाना उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये परगनों के बाद में जो नाम आता है ये खरसुक आता है, या सॉरी ये गरसुक आता है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं उनको हम जान लेते हैं। तो ये काली, ये कुमाऊं, भावर क्षेत्र में इन्हें जो पट्टी के नाम से भी जाना जाता था, जो ये जो नाम है ना, तो इनको इस रूप में भी जाना जाता था। और यह जो है देश की छोटी इकाई होती थी उस समय। ये गरखो जो है ना, ये देश की छोटी इकाई हुआ करती थी। ठीक है, सभी को आवाज साफ है, क्लियर है, एक बार जल्दी से मुझे बताइए।
तो गरखो जो है ये देश की छोटी इकाई हुआ करती थी, उस समय की बात है ये, ठीक है। और इस गरखो के जो प्रशासक होते थे, अब ये भी सोचो, इस गरखो के जो ये प्रशासक होते थे, कौन होते थे? वो होते थे नेगी। ये नेगी उस समय सरनेम नहीं था, ये जो है ये इस प्रशासक को ही, यानी कि गरखो के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उस वाली पोस्ट को कहा जाता था नेगी। ठीक हो गया? अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। तो सोर का जो नेगी था वो मतलब सोर, ठीक है, यानी कि पिथौरागढ़ का जो भी सोर अब साम्राज्य था उस समय वाली ये बात होगी। तो सोर का जो नेगी था, यानी कि जो गरखो का जो प्रशासक जो नेगी था वहां का, उसका नाम था शिरोमणि जोशी। ठीक हो गया? तो अब इसमें एक पॉइंट आता है कि जो नेगी है ये पदनाम है, ना कि जाति। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। और नेगी ये नेगी जो ये पदनाम हुआ करता था, इनको सैलरी के एवज में ये नेग दिया जाता था कार्य के लिए, जमीन नहीं, वो नेग दिया जाता था। नेग ये किसी भी स्वरूप में हो सकता था, वो चाहे वो जेरात हो, चांदी हो या सिक्के हो, समथिंग हो, ठीक है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है ग्राम का आता है, जो कि अंतिम ये इकाई मानी जाती है बहुत ही, ये ग्राम प्रशासन। और इस ग्राम की प्रशासन की हेडिंग कौन करता था? ग्राम जो है उसे कहते हैं ग्राम प्रधान। तो उसी प्रशासन को सयाना या बूंदा भी कहा जाता था, उस समय करते थे। ठीक है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। और यह अपने क्षेत्र में न्यायाधीश का भी काम करते थे। कौन? सयाना या इनको जो है बूंदा भी कहा जाता है। ठीक हो गया? और इनके पंचायत स्थल जहाँ पे इनकी पंचायती हो लगती थी, उसको बूढ़ा चौराहा भी कहा जाता था, यानी कि बूढ़ा चौराहा ही कहा जाता था। ठीक है? और अनाज के रूप में इनको दस्तूर मिलता था। ठीक है? इनको क्या मिलता था? कि अनाज के रूप में ही केवल दस्तूर दिया जाता था, जैसे कोई सब्जी लाया, या आटा लाया या कुछ लेके आ गया। ठीक हो गया? यानी कि धन दौलत वाली बात इस वाले ग्राम के सेक्शन में नहीं हो रही है। अब प्रधान के अधीन में दो लोग होते थे, अब ये भी समझो। एक होता था कोटाल, एक होता है ये प्रहरी। तो कोटाल का काम होता है लगान का लेखा जोखा रखना, किसने कितना दिया, कितने लिया, या फिर किसी को नुकसान है तो उसके लिए कितना जो है जो वो लगान लगा, सारा लेखा जोखा लगता था, जैसे अभी वर्तमान में ये टैक्स का सब लगता है। ठीक है? उसी प्रकार से दूसरा आता था ये प्रधान के अधीन में ये होता है प्रहरी होता है, यानी कि ये क्या काम करता है भाई? तो ये काम करता है चौकीदारी का। और ये डाकिए का भी काम यही करता, यही यही करता था, गांव गांव जो है कि ये मतलब कि वो चिट्ठियां भी या सूचनाएं भी दिया करता था। ठीक है? और उस समय चंद राजवंश में मैंने आपको बताया भी था कि जो राजस्व जो लगाया जाता था वो भूभाग का भूभाग की उपज का 1/6 लगाया जाता था। ठीक हो गया? तो ये भी चीज आप ध्यान में लिए रखिएगा। बाकी बेसिक पॉइंट मैंने समझा दी है, आगे हम बढ़ेंगे। अंतिम पॉइंट है ये, न्याय प्रशासन की हम बात करें तो राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ठीक है? सभी जानते हैं हर सेक्शन में राजा के पास में ये ही शक्तियां थी, और फांसी देने का भी अधिकार राजा का ही था। ठीक है? अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि उत्तराखंड की दृष्टि से और भी इम्पोर्टेंट है। फांसी जो है जनरली जो है ना, वो पहाड़ों पर ही दी जाती थी, पहाड़ों की चोटियों पर ही दी जाती थी। और उससे क्या कहा जाता था ये पूछा जाएगा, और इससे संबंधित मैंने एक सवाल दिन में ग्रुप में डाला भी था। ठीक है ना? देख लीजिएगा उसको। उसे कहा जाता है सूली का डंडा। ठीक है? यानी कि सूली का डंडा का मतलब है पहाड़ों पर दी जाने वाली फांसी। ठीक है? इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और राजा के ही जो है अंडर में बहुत सारी निम्न ये कचहरियां हुआ करती थी परगने स्तर पर। ठीक है? और उन्हें उन्हें जो है कि न्यायवली ये या बिस्टाली के नाम से भी जाना जाता था। और न्याय के लिए कौन सा कर लिया जाता था चंद राजवंश में, ये भी मैंने आप लोगों को टैक्स वाले सेक्शन में समझाया था। आप जरा एक बार मुझे बताइए आप लोग कि, कि न्याय के लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था, है ना? ठीक है? तो ये इसी नाम से, ये न्यायवली ये टैक्स के नाम से ही लिया जाता था। ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ये पंच नवीसी नामक ये न्यायालय उस समय होती थी, इसको क्या कहा जाता था? ये चारथान के नाम से इसको जाना जाता था। और दंड देने वाले अधिकारी को डंडे की संज्ञा दी जाती थी, यानी कि उन्हें डंडे कहा जाता था। ठीक हो गया? यानी कि जो निम्न या कचहरियों में जो दंड देने वाले जो भी ऑफिसर्स थे, तो उन्हें डंडे कहा जाता था। ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल एक ये है, सिरकोट जो है उस समय का कुख्यात कुख्यात कारागार हुआ करता था। ठीक है? सिराकोट।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान में ये जो है रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। गुप्तचर अगर व्यवस्था की हम बात करें तो बदम पत्र से विधानगढ़ आक्रमण के अवसर पर ये बिदेश्वर जोशी वैद्य कुड़िया के ये द्वारा गुप्तचर का उल्लेख भी प्राप्त होता है। जनरली इसके लिए कोई मूल व्यवस्था नहीं थी। पहली बात ये भी आपको जान लो, गुप्त ये चरी व्यवस्था के लिए कोई मूल व्यवस्था नहीं थी। ये क्या करते थे, ये भिखारियों से, व्यवसायों से या व्यापारियों से, आदियों से अपनी गुप्त सूचना ये लिया करते थे। बस ये बिल्कुल इसी टाइप की उस समय की गुप्त वाली मतलब की व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है। भू राजस्व वाले में आते हैं तो इसमें क्या है कि ये भूमि का स्वामी राजा था, और राजा द्वारा रौत गूंट और विष्णु प्रीति में जिसे भूमि प्रदान जिसे भी करता था उसे थातवान की संज्ञा दी जाती थी। ठीक हो गया। ध्यान में ये भी रखिएगा। यानी कि राजा जिस कोई सी भी भूमि वो जिसे भी देगा ना, उसे क्या कहा जाएगा, ये थातवान। अब वो थातवान उस भूमि में, अगर राजा ने उसे खेती के लिए दी है तो वो तो थातवान के नाम से जाना जाएगा। फिर इसके अंडर में कई लोग काम क्या करते थे। ठीक है ना। अब देखिए, अब उस समय जो है कृषक जो है दो प्रकार के हुआ करते थे। एक का नाम था खायकर, एक का नाम था सिरतान। ये वही सिरतान है जिसकी जिसकी उत्पत्ति जो है सिरती वाले कड़ से हुई थी। ठीक है। तो कृषक में देखते हैं, एक जो खायकर के नाम से टैक्स देता था और एक सिरतान के नाम से कर देता था। तो जो खायकर वाला है वो नगद या अनाज दोनों ही देता था टैक्स। ठीक हो गया। और जो सिरतान है वो सिरतान जो ये टैक्स है इसमें क्या है कि नगद के रूप में उसको देना देना होता था। ठीक हो गया। तो सिरतान जो होता था को ये थातवाहन कभी भी हटा सकता था। ये भी ध्यान में, ये भी जो है जो भी रखिएगा। यानी कि जो सिरतान है ये छोटा है सिरतान, यानी कि ये थातवाहन, यानी कि ऐसे समझो कि आपको राजा ने भूमि दे दी कि भाई खेती करो। फिर होगा तो आपके अंडर में दो जो है प्रकार के लोग, यानी कि जो है जो क्या बोलते कृषक हो गया, मान लो कि दो लोग आपके अंडर में काम करते हैं। एक बोल रहा है कि मैं नगद तो नहीं दूंगा, सॉरी, मैं आपको जो टैक्स है वो अनाज या फिर नगद के रूप में, दोनों ही रूप में दूंगा। और फिर जो दूसरा वाला है वो कहता है कि साहब मैं अनाज नहीं नगद आपको मैं मतलब कि दूंगा। ठीक है। तो अब आप, यानी कि आप जो, अगर आप क्या हो, आप जो है थातवान हो, तो आप जो है इन दोनों को, नीचे वालों को हटा सकते हो, लेकिन ये दोनों आपको हटा नहीं सकते। ये वाली लाइन जो है, इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, समझ रहे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में एक ये प्रकार का ये भूदास भी हुआ करते थे, जो अभी एक नाम आया था ना, कैनी कैनी करके। तो ये जो है ये भूदास थे, यानी कि भूमियों में काम, खेतों में काम करने वाले दास थे। ठीक है। यानी कि उनको कैनी कहा जाता था, खेत में काम करने वाले दासों को। ठीक है, उस समय। और छेरनोदा छेउड़ी, अब ये कौन होते थे, तो ये घरों में काम करने वाले दासी होते थे। इनको इस नाम से जाना जाता था। और चंद्र राजवंश में भू राजस्व उपज का छठवां भाग होता था, 1/6, और जिसे क्या कहा जाता था, गल्ला चहाड़। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और चंद्र राजवंश के समय में 36 प्रकार के कर लिए जाते थे, जिसे छत्तीसी के नाम से जाना जाता है। और इन सभी करों की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से पहले ही दी जा चुकी है। ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे से सीखिए और पढ़िए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं।